Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjman Akhtar from the team Red Fight and here we will study civics of class 9. Previous video में हमने पढ़ा था about that कि जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है वो क्यों फॉर्म हुआ था और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में कितने टाइम लगे थे या क्या क्या प्रोसेस हुआ था. आज हम लोग उसके नेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे. दैट इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों जो बना है उसका इससे पहले भी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ बेसिक वैल्यूज, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर बना है. ठीक है, ऐसी आसमान से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया या फिर कोई स्पेस से कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज नहीं आई कि तुम्हें इन वैल्यूज पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है. कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिसके बेसिस पे जो हमारे जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जिनके व्यूज, जिनके विजन्स थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज बने, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स बने, जिसके ऊपर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया. ठीक है, उनके वो प्रिंसिपल्स, उनके वो एफर्ट्स, जो कुछ वो डे टू डे लाइफ में फील कर रहे थे या उनको जो सोसाइटी में सही लग रहा था, जो एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए उनका जो विजन था, जो आइडियाज थे, उनके जो व्यूज थे, वो सारे हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बखूबी रिफ्लेक्ट होंगे. वो सब हम लोग देखेंगे. इसी वजह से ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स है जिनके व्यूज और विजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है. ठीक है, तो वो कौन से विजन्स हमने अडॉप्ट किए, कौन से किस तरह से कौन से व्यूज को हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से फॉर्म हुआ है, आज हम लोग उस पर स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ गाइडिंग वैल्यूज. गाइडिंग वैल्यूज क्या होते हैं बच्चों? वैल्यूज क्या होती है? प्रिंसिपल्स, वैल्यूज. वो एक फिलोसफी है. टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए प्रॉपरली वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ओवरऑल फिलोसफी. उसकी ओवरऑल फिलोसफी को जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें हमारे लीडर्स के व्यूज और हमारे प्रियम्बल को समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज प्रियम्बल बच्चों? जब वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उसके जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है या जो विजन है ना, वो पूरा ट्रांसलेट होके मैं कह सकती हूँ कि एक छोटा सा तुम्हारा एक होता है ना आइडेंटिफिकेशन, वो एक छोटा सा आइडेंटिटी या तुम कह सकते हो एक सॉलिड प्रूफ बना, जिसे पढ़ के तुम पूरा कहानी को, ना जब आप किसी कोई भी स्टोरी पढ़ते हो, उसकी समरी पढ़ते हो, तो आप उससे लमसम आइडिया लगा लेते हो कि ये पूरी स्टोरी किस बेसिस पर है. तो समझो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का समरी जो है ना, वो तुम्हारा प्रियम्बल है. तो प्रियम्बल हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. आज हम लोग फिलोसफी समझते हैं और व्यूज और आइडिया समझते हैं हमारे लीडर्स के. फिलोसफी क्या होता है बच्चों? अब फिलोसफी एक होता है ना फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स कह सकते हो ऑफ वन अंडरलाइन, जो भी वो इवेंट्स या जो भी एक्शंस, जो भी उसके थॉट्स या एक्शंस होते हैं, वो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसकी फिलोसफी बनती है. ठीक है, मान के चलो आपकी लाइफ की फिलोसफी है कि मुझे एवरेज स्टूडेंट रहना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी बिकॉज स्टडी डजंट चेंज. तुम्हें अगर अपनी फिलोसफी इस तरह से रखनी कि स्टडी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारा लाइफ थोड़ा सा बेटर होगा, तो तुम उसी तरह से अपने एक्शंस और अपने व्यूज को रखोगे. लेकिन अगर तुम्हारी फिलोसफी ये रहेगी कि स्टडी इज समथिंग अ कोर वैल्यू ऑफ अवर लाइफ दैट गिव्स द स्टैंडर्ड टू लिव, तो तुम पढ़ाई वैसे ही करोगे. तो जो बेसिक फिलोसफी होती है, जो हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उससे हमारे व्यूज और एक्शंस क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं. तो वही यहाँ पर होगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस. इसके सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है हमारे महात्मा गांधी. ठीक है, इससे भी इम्पोर्टेंट मेंबर हमारे B.R. अम्बेडकर है, बट एज कम्पेयर टू व्यूज एंड विजन हमारे महात्मा गांधी ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. हाउ कम? इसलिए ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे बच्चों. जब मैंने आप लोगों को ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में बताया था या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया था, तो आप लोग ने कहीं भी महात्मा गांधी का नाम नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई भी नहीं और आपकी बुक में भी नहीं, बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट हिज विजन्स वे आर फॉलोड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. लेकिन जो उनके व्यूज थे, जो आइडियाज थे, जो विजन था ना उनका, वो हमारे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो आप कह सकते हो महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने फॉलो किया और उनके विजन्स को हम कह सकते हैं एक रिटन वैल्यू मिला है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, तो महात्मा गांधी के व्यूज क्या थे, उनके विजन्स क्या थे? अकॉर्डिंग टू हिम, ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट हार्मोनियस लिविंग इन ऑल द कम्युनिटीज इन द कंट्री. उनका विजन ये था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा हो जो कि एक हार्मोनियस लिविंग प्रमोट करे, सारे लोगों को शांति से, पीसफुली, अच्छे से, खुशी से जीने के लिए कहे ऑल ओवर द
और ये कैसे हो सकता है बच्चों, ये वो इस तरह से कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा वॉइस होना चाहिए जो कि गरीबों को इफेक्टिवली बोलने के लिए और अनप्रिविलेज पीपल को प्रिविलेजेस देने में इस्तेमाल किया जा सके। उनके हिसाब से इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट डज नॉट अलाउ कि वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करे, ये टॉक्सिकेटेड ड्रग्स, टॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स जैसे कि शराब, अल्कोहल, ये सब कुछ हमारे कंट्री में बैन कर दिया जाए और इक्वल राइट्स दिया जाए। देयर शुड बी गिवन इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड मेन इक्वली इन द सोसाइटी। ये सारे विजन्स थे हमारे महात्मा गांधी के, जिससे कि हमारे पूरी कंट्री में जो कम्युनिटीज रहती है उनमें हार्मोनियस लिविंग आ सके, उनमें हार्मोनियस प्लेटफॉर्म आ सके। तो उनके इस विजन्स को सारे मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने बखूबी अपनाया। लेकिन महात्मा गांधी अपने हर काम को करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते थे। उनका हर दूसरा स्टेप नॉन वायलेंस का होता था टू गेन समथिंग। लेकिन ऐसा हर लीडर के साथ नहीं था, ये अलग अलग लीडर्स के अलग अलग थॉट्स एंड वैल्यूज थे। ऐसा नहीं कि सब वायलेंट होते थे, लेकिन सबका तरीका अलग होता था और महात्मा गांधी का तरीका सबसे साइलेंट, सबसे विशियस कह सकती है, सबसे हार्मोनियस होता था, जो हर वक्त काम नहीं करता। समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी रिजिड। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। कुछ ऐसे सोशल हमारे लीडर्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे और कुछ ऐसे जो मॉडरेट थे, ठीक है। तो ये उन्हीं में से आते। महात्मा गांधी इसमें सबसे कह सकते हो सबसे शांत इंसान, जिनका हर वैल्यू हमारे सोसाइटी में हर सेकंड पीस ऑफ वर्क देने के लिए, हर सेकंड थॉट देने के लिए, हमें प्रिंसिपल्स देने के लिए, जिससे कि हमारी सोसाइटी बेटर हो सके, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया। लेकिन हर लीडर ने ऐसा नहीं अपनाया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, ठीक है। और अल्कोहल को बैन करना, अनटचेबिलिटी, छुआछात वाली चीज को खत्म करना, सोसाइटी में इक्वालिटी लाना, ठीक है। पुअर्स को और अनप्रिविलेज्ड पीपल को इक्वल स्टेटस देना सोसाइटी में, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, ये सारे क्या थे, महात्मा गांधी के विजन्स थे। ये उन्होंने अपनी विजन अपने एक मैगजीन में, यंग इंडिया उनकी एक मैगजीन थी जो 1913 या 31 समथिंग में रिलीज प्रिंट हुई थी, उसमें उन्होंने ये साफ बताया है कि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा होना चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि इंडिया हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे लीडर है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो रोल था बच्चों, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोमिनेंट क्यों कह सकते हैं हम, प्रोमिनेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्ले अ वाइटल रोल, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने में। अगर इन्होंने अपने विजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला होता तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता बाकी लोगों के ऊपर, कि जो हमारे लिए हमारे सोसाइटी में जो छटे हुए लोग हैं उन्हें भी उस तरह की आजादी मिले जो बाकी अदर लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं B.R. अम्बेडकर बिलोंग्स टू अ फैमिली अनटचेबिलिटी, अनटचेबल फैमिली में से वो बिलोंग करते थे। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्होंने इस चीज को अपने लिए बहुत जिया है, तो वो सोसाइटी में इस चीज को नहीं चाहते थे। सबसे ज्यादा नजदीक से अगर इस हालात को किसी ने देखा है, गरीबी, छुआछात, या इस सोसाइटी में किस तरह से लोगों को छाटा जाता है, जीने की सही आजादी भी नहीं मिलती, वो B.R. अम्बेडकर ने बहुत नजदीक से देखा है। तो उन्हें इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बिकॉज उनका जो रोल है ना इन मेकिंग अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव, हम कह सकते हैं। ही वॉन्टेड पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल। यहाँ पे महात्मा गांधी का विजन अलग था, इनका विजन क्या है, ही वॉन्टेड अ पॉलिटिकल, अ सोशल एंड अ इकोनॉमिकल इक्वालिटी फॉर ऑल। पॉलिटिकल बेसिस पे भी सब लोग इक्वल हो, सोशल बेसिस पे भी इक्वल, पॉलिटिकल बेसिस पे क्या हो, इक्वल होना चाहिए। पॉलिटिकल बेसिस पे जो कंसिडर होते हैं ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम में, उन्हें ही मौका मिलता है। जो लोअर होते हैं या जो बाहर होते रिप्रेजेंटेटिव होते, कभी वो भी तो चाहते हैं कि हम भी रिप्रेजेंट करें, तो वो चाहते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज पे सब लोग इक्वल हो, एवरीबडी शुड गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सिस्टम, ठीक है। सोशल में किसी को अनटचेबिलिटी, छुआछात, इसको क्या कहते हैं, जातिवाद, दलित ग्रुप, ST SC, ये सारी चीज इक्वालिटी वो चाहते थे। इकोनॉमिक लेवल पे आपने हमेशा देखा होगा मेन एंड वुमेन्स में इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होती है, सॉरी डिसबैलेंस होता है। जितनी सैलरी मेंस को दिए जाए एज कम्पेयर टू वुमेन, उन्हें कम दिया जाता है, बल्कि लेबर दोनों का सेम है, बल्कि वुमेन्स का लेबर कई बार ज्यादा होता है। तो ये सारी चीज हमारी सोसाइटी में चल रही थी। और B.R. अम्बेडकर के हिसाब
से ये सब कुछ सही नहीं था, तो वो इन सब चीज की इक्वालिटी चाहते थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप बहुत अच्छे से देखोगे कि दर्शाया गया है। He feared that if we deny equality in social and economic life alone, democracy will be in great danger. उनका ये मानना था कि उन्हें ये डर था कि अगर हम इक्वालिटी को सोशल या इकोनॉमिक लाइफ में बार बार डिनाई करेंगे तो जो हमारा डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी फिर आगे चल के खत्म हो जाएगा, उसे लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। एक बार के बाद फिर ऐसी सोसाइटी हो जाएगी जो सिर्फ अपलिफ्टमेंट लोगों से भरा होगा और जहां अनप्रिविलेज लोगों की कोई जगह नहीं होगी। एक ऐसी सोसाइटी आएगी जहां हर जगह सिर्फ मेन ही इंपॉर्टेंट होंगे, वुमेन के लिए कोई जगह नहीं होगी। एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट सेक्टर सिर्फ मेन के लिए होगा, वुमेन के लिए नो प्लेस। इस तरह की सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी और फिर डेमोक्रेसी वाला कोई चीज नहीं रहेगा। सिस्टम दैट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, और क्या था, ऑफ द पीपल ना, राइट, टू द पीपल, सॉरी। इस तरह का डेमोक्रेसी हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ग्रेट डेंजर में आ जाएगा। ये चीज हमारे B.R. अम्बेडकर बहुत अच्छे से समझते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नजदीकी से इस सिचुएशन को देखा था, ठीक है। ही लिव्ड टू दैट, बट हिज विजन ऑफ रिमूविंग इनइक्वालिटी फ्रॉम इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम गांधी जी। लेकिन एक फर्क है, मैंने क्या कहा था, सभी लीडर्स एक तरह से काम नहीं करते, लेकिन जो B.R. अम्बेडकर का तरीका था इनइक्वालिटी को हमारे देश से हटाने का, वो गांधी जी से बहुत अलग था। उनका विजन इनइक्वालिटी को हटाने का और B.R. अम्बेडकर का बहुत अलग था। दे बोथ आर डिफरेंट। दोनों लोगों की सोच सेम थी, इनइक्वालिटी को वो लोग रिमूव करना चाहते थे, लेकिन दोनों का तरीका बहुत अलग था। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा शांत हो जाते थे और इनका हर तरीका एक पीसफुल मैनर में जाता था। और B.R. अम्बेडकर का कहना था जहाँ पर हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है, जहाँ पर हमें एक्सट्रीम होने की जरूरत है, हमें वो अपनाना पड़ेगा। कभी मनुस्मृति जैसे बड़े ग्रंथ को जलाने की हिम्मत की B.R. अम्बेडकर ने ना, बिट कंपेनियन, ताकि वो बता सके कि सोशल में जो ग्रेट इविल है, हमारे जो जीने का जो मैनर है, जो तरीका है, वो कोई ग्रंथ हमें नहीं बता सकता कि कौन सही है कौन गलत, समाज में किसकी जगह है, समाज में किसकी जगह नहीं। ये चीज गांधी जी ने नहीं किया। उन्होंने हर दूसरा मूवमेंट अपनाया, एक कह सकते एक पीसफुल डिसिप्लिन मैनर में किया, लेकिन B.R. अम्बेडकर ऐसा नहीं सोचते थे। नेक्स्ट है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। He wanted equality of opportunity to all, end of poverty and ignorance and control of disease. इनका क्या विजन था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत दिखता है, वो ये He wanted equality of opportunity. हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी, एंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हमारे देश में इतनी है कि हर दूसरी चीज फेल हो जाती है। इफ यू वांटेड टू डू समथिंग, तुम अपने गरीबी से सबसे पहले हारोगे। हमारे देश में अगर एक बेटर डेमोक्रेसी होती, तो मैं इससे पहले मैंने शायद क्लास 10th में ये बात कही थी, तो सबसे पहले अगर कुछ हमारे देश में एक सही तरह से कभी सिस्टम चल रहा होता, डेमोक्रेसी होती हमारे इंडिया में इन अ गुड मैनर, तो पॉवर्टी जैसी चीज इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। बट हमारे इंडिया में नाउअडेज पॉवर्टी इज वेरी एक्सट्रीम। इग्नोरेंस, लोग इग्नोर करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे सोशल मीडिया, सोशल सोसाइटी में चलती है, वो इग्नोरेंस यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बताना चाह रहे हैं। एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी लोग इलिटरेट है, एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहे, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज हॉस्पिटल्स में भी होती है। अगर तुम उस लेवल के नहीं हो जिस लेवल का डॉक्टर है, ही विल नॉट गोइंग टू ट्रीट यू। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू। तो यहाँ पर कंट्रोल ऑफ डिजीज मतलब क्या, इन सब चीजों की वजह से माल फंक्शनिंग डिजीज, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ते जा रहा था। ये सब कुछ वो चाहते थे खत्म करना, और इसके लिए पॉवर्टी का खत्म होना, इग्नोरेंस का खत्म होना, एजुकेशन का बढ़ना बहुत जरूरी था। He wanted all responsible person to dedicate themselves to the service of the society. वो ये सभी इंसान सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बच्चों। ये चाहते थे जितने भी लोग हैं जो केपेबल है, द पीपल हु आर केपेबल टू कंट्रोल अ सर्विस इन अ सोसाइटी, वो चाहते थे वो सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले एक सोसाइटी को बेटर करने का। लोगों को जिनके पास जो चीज नहीं और उनके पास है, उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड करे। अगर मेरे पास एजुकेशन है, मेरे सामने वाले इंसान के पास नहीं, ही इज नॉट एबल टू एजुकेट हिमसेल्फ, तो मेरा क्या जिम्मेदारी बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि मैं उसे एजुकेट करूं। इसके लिए नहीं कि वो मुझे कुछ पैसे दे, इसके लिए बिकॉज इट्स अ ह्यूमैनिटी। इफ आई एम एबल टू गेन एजुकेशन, व्हाई नॉट ही और शी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ही इज अ पुअर मैन।
तो यही चीज जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सोसाइटी में जो भी लोग केपेबल है वो बाकी लोगों के लिए खुद को डेडिकेट करे, सर्विस द सोसाइटी में। इन दैट मैनर हमारी सोसाइटी क्या होगी, बेटर होगी, एफिशिएंट होगी, और हम किसी के भी मोहताज, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सो दीज आर द व्यूज एंड वैल्यूज, दीज आर द विजन्स ऑफ आवर लीडर्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, जब हम लोग प्रियम्बल स्टडी करेंगे ना बच्चों, तब आप देखोगे कि इनके जो ये सारे विजन्स है ये कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाए गए हैं, ठीक है। और इनके विजन्स की वजह से ये एक रिटन वैल्यू मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द प्रियम्बल इन दिस क्लास। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, just ask me on that comment section. I'll be there to help you out. That's all for today. See you in the next class. Till then, study hard, study safe. Study hard, be safe. Bye bye.